नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग कुपोला फर्नेस पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। विषयों के नाम। कंटेंट। आज कुपोला फर्नेस में हमारे जो कंटेंट है, विषयों के नाम है, वो कुछ इस प्रकार हैं। भट्टी की परिभाषा, कुपोला भट्टी, कुपोला भट्टी का निर्माण, कुपोला के हिस्से, कुपोला के जोन, कुपोला भट्टी का चार्ज, कुपोला भट्टी का कार्य, कुपोला भट्टी का संचालन, कुपोला भट्टी का प्रिपरेशन, कुपोला भट्टी की फायरिंग, लोहे का सोकिंग, ब्लास्ट हवा का प्रारंभ, पिघला हुआ धातु डालना, कुपोला भट्टी को बंद करना, कुपोला के फायदे, कुपोला के नुकसान, प्रशिक्षण का सारांश और प्रयुक्त संदर्भ। भट्टी की परिभाषा। आज सबसे पहले हम ये समझते हैं कुपोला फर्नेस में जो ये फर्नेस होता है या भट्टी जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। भट्टी एक हीटिंग मीडिया या डिवाइस है। एक हीटिंग मीडिया का मतलब है कि आप उसमें कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, और इतना गर्म कर सकते हैं उसे मेल्ट भी कर सकते हैं, उसे पिघला भी सकते हैं। ये जनरली धातु, स्पेशली रॉ मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो पिग आयरन यूज़ करते हैं, और प्योर आयरन निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो भट्टी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। यह एक हीटिंग मीडिया या डिवाइस होता है। हीटिंग और पिघलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गर्मी प्रदान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। भट्टी को बहुत से ईंधन के रूप में गर्म किया जा सकता है। भट्टियों कोक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। मतलब हम जो भट्टियाँ चलाते हैं उसके लिए जो हमें ईंधन की ज़रूरत पड़ती है वो कोक की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे हम कोक का इस्तेमाल करते हैं भट्टियों को ईंधन प्रोवाइड करने के लिए। कुछ विद्युत ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, जैसे बिजली आर्क भट्टी। कुछ भट्टियां ऐसी भी हैं जिनमें हम कोक यानी कोयला जैसी चीजें ना यूज करके हम बिजली की ऊर्जा के द्वारा भी उस भट्टी को चलाते हैं, और ऐसी भट्टी को कहा जाता है बिजली आर्क भट्टी। अर्थात भट्टी एक ऐसा डिवाइस या साधन है जिससे हम किसी भी धातु को पिघलाने के लिए उसका टेम्परेचर उतने लेवल तक लाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, और इसको जो ईंधन चलाने के लिए यूज किया जाता है वो या तो कोक किया जाता है या फिर बिजली भी यूज की जाती है। कुपोला भट्टी। अब हम जो हमारा आज का मेन प्रसंग है, जो टॉपिक है, वो हमारा कुपोला भट्टी है। अब हम इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये हमारा एक सिमेटिक डायग्राम है कुपोला फर्नेस का। कुपोला फर्नेस दिखने में कुछ इस तरीके से होती है। ये 1720 के आसपास रेने एंटोनी द्वारा विकसित किया गया था। कपोला एक पिघलाने वाला उपकरण है। जैसे कि हमने भट्टी के बारे में पढ़ा कि ये पिघलान धातु को पिघलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो कपोला फर्नेस भी एक डिवाइस है जो पिघलाने का काम करती है धातु के लिए। कच्चा लोहा उत्पादन के लिए ढलाई में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हम जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, उत्पाद करने के लिए, वो हम यहाँ पे पिग आयरन यूज करते हैं। तो हमें जब लोहे का उत्पादन करना होता है तब हम यहाँ पे पिग आयरन का प्रयोग करते हैं कुपोला भट्टी में।
कांसे बनाने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। कुपोला फर्नेस का यूज हम लोहे के साथ साथ कांसे बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। इसका चार्ज कोक, मेटल या फ्लक्स भी होता है। तो ये कोकोला फर्नेस का जो चार्ज होता है, ये हम कोक, मेटल और फ्लक्स से भी इसको यूज कर सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस के स्क्रैप को कुपोला में फिर से पिघलाया जाता है। बड़े कुपोला 100 टन प्रति घंटा तक गर्म लोहा का उत्पादन कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, कुपोला भट्टी, ये जो डायग्राम में दिख रही है, इस प्रकार की एक भट्टी है जो 100 टन प्रति घंटों तक गर्म लोहे का उत्पादन कर सकती है। यानी कि अगर हमें गर्म लोहा चाहिए तो हम कुपोला भट्टी का प्रयोग करते हैं। इसको चलाने के लिए जो ईंधन का यूज किया जाता है, वो कोक, मेटल या फ्लक्स का यूज किया जाता है, जो एज अ चार्ज यूज किया जाता है। और इसका जो रॉ मटेरियल है, वो हम पिग आयरन यूज करते हैं। कुपोला भट्टी का निर्माण, अभी हमने इससे पहले समझा कि कुपोला भट्टी होती क्या है, जैसे कि हमने डायग्राम में भी समझा था, देखा था। अब कुपोला भट्टी का हम निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं। कपोला आकार में एक बेलनाकार होता है और लंबवत रखा जाता है। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था कि वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक परपेंडिकुलरली रखा जाता है। कुछ सिलेंडर्स बेलनाकार के होते हैं और उनको लंबवत तरीके से रख दिया जाता है। हमें जितनी हाइट चाहिए, जितना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करनी है लोहे की, उसी हिसाब से हम उसकी हाइट रखते हैं। इसका खोल स्टील से बना होता है। जो इसकी आउटर बॉडी होती है, वो एक स्टील से बनी होती है, जो अंदर का खोल होता है। इसका आकार व्यास में व्यक्त किया गया है और 0.5 से लेकर 4.0 मीटर तक हो सकता है। यानी कि जो इसका डायमीटर है, वो लगभग लगभग 0.5 से लेकर 4 मीटर तक इसका व्यास हो सकता है। कपोला को 4 पैरों से सहारा दिया जाता है। आंतरिक दीवारें दुर्दम्य ईंटों के साथ पंक्तिबद्ध होती हैं। यानी कि हमारा जो कुपोला भट्टी होती है, उसकी जो बाहर की आउटिंग होती है, वो स्टील की बनी होती है, और जो अंदर का मटेरियल होता है, वो दीवारें ईंटों की एक लाइनिंग कर दी जाती है और उसका एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में, बेलनाकार फॉर्म में लंबवत तरीके से खड़ा कर दिया जाता है। और जितना ज़्यादा हमें लोहे का प्रोडक्शन करना है, उसी हिसाब से हम उसका व्यास रखते हैं। अगर हमें ज़्यादा लोहे का उत्पादन करना है तो हम ज़्यादा व्यास वाले सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर का हम इसका यूज़ करते हैं और उसको बनाते हैं। जैसे कि हम इसकी मैक्सिमम जो है लिमिट, वो है 4 मीटर तक, और इसकी मिनिमम लिमिट जो है वो 0.5 मीटर की है। इसका लाइनिंग अस्थाई है। यानी कि इसमें जो अंदर हम लाइनिंग करते हैं, तो लाइनिंग इसलिए की जाती है ताकि हम वहाँ पे रॉ मटेरियल रख सकें, फाग के लिए रख सकें, और उसके लिए हम लाइनिंग करते हैं ताकि हम वहाँ पे अपना रॉ मटेरियल रखा जा सके आसानी से अंदर की तरफ। तो कुपोला भट्टी का निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता है ताकि हम उसमें रॉ मटेरियल भी आसानी से रख सकें। जहाँ पे वो गर्म किया जाएगा, उस चैम्बर को भी आराम से चैम्बर में गर्म किया जा सके, पिघलाया जा सके। पिघलने के बाद वो जिस चैम्बर में कलेक्ट होगा, वो उस चैम्बर में भी कलेक्ट हो जाए। तो उसका भी हम लाइनिंग के द्वारा देख रेख करते हैं। और हमें जिस चीज़ से उसको ईंधन प्रोवाइड करना है कपोला भट्टी को, उस ईंधन को रखने के लिए भी हमें एक जगह चाहिए होती है। उसका भी निर्माण हम इसी तरीके से करते हैं ताकि वो ईंधन भी एक सेपरेट जगह रखा जा सके और रॉ मटेरियल भी एक सेपरेट जगह रखा जा सके, और वो वहाँ से पिघला पिघला हुआ जो लोहा आता है, वो कलेक्ट होने के लिए जो चैम्बर चाहिए, वो भी इसी के अंदर बना होता है ताकि हम अपना पिघला हुआ फाइनल प्रोडक्ट लोहा वो निकाल। कुपोला के हिस्से, इससे हम ये
आसानी से समझ सकते हैं कि जो हम कुपोला फर्नेस के बारे में अभी हम बातचीत कर रहे थे, वो दिखता किस प्रकार है। वो उसके हिस्से कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं। इस डायग्राम में हमारा जो सबसे ऊपर वाला ऊपरी पोर्शन होता है, वो हमारा स्पार्क अरेस्टर कहलाता है। ये देखिए, ये एक सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर है, और ये जो दो चीज दिखाई दे रही है, उधर की ही तरफ दो और आपको इसके डंडे दिखाई देंगे, जो इसकी लेग्स बोले जाते हैं। ये चार पैरों पर खड़ा होता है ये सिलेंडर का स्ट्रक्चर। और इसमें ये जो चैम्बर बने होते हैं, वो इस तरीके से चैम्बर बने होते हैं जिन्हें हम लाइनिंग बोलते हैं, ताकि हम इसमें अपनी चीजें रख रख सकें। जैसे कि हम जो चार्ट जैसे कोक है उसे रख सकें, हमारा जो रॉ मटेरियल है उसे रख सकें, जो पिघल के हमारा जो लोहा निकल के आएगा वो उस चैम्बर में कहाँ इकट्ठा होगा, वो उस हिसाब से वो चैम्बर डिजाइन किया जाता है। तो हमारे कुपोला के हिस्से हैं स्पार्क अरेस्टर, चार्जिंग डोर, एयर बॉक्स, टायर्स, टैप होल और स्लैग होल। तो इसमें ये जो चैम्बर बना हुआ है, इस चैम्बर में ये सारे हमारे हिस्से कुपोला के हैं। इसमें ये जो हम स्टेजेस हैं, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर, ये हम जोन कहलाते हैं। इन जोन को हम कुछ आगे पढ़ेंगे, तब हम इसमें ज़्यादा समझ पाएंगे कि कुपोला के जो हिस्से हैं ये किस प्रकार काम करते हैं और प्रयोग में आते हैं। कुपोला के जोन। अब हम इसके जोन के बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कुआं, जिसे हम वेल भी बोलते हैं। ये वो हिस्सा होता है कुपोला फर्नेस का जहाँ पे टायर्स लगे होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टायर्स। ये एक होल होते हैं, इस तरीके के होल होते हैं जहाँ से बाहर ये हवा आसानी से अंदर जा सके। अब हवा अंदर भेजने का क्या मकसद है? जब हम कोक को बर्न करते हैं या जलाते हैं, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये ऑक्सीजन इस सिलेंडर में हमें कहाँ से मिलती है? इन टायर्स की मदद से मिलती है। इन होल्स की मदद से ऑक्सीजन अंदर तक सप्लाई की जा सकती है। तो कुआं वो क्षेत्र है जो टायर्स और रेत बिस्तर के बीच का जो स्थान होता है, ये हमारा रेत बिस्तर है, और ये हमारा वो चैम्बर है, और ये टायर्स है। यानी कि इस हिस्से की बात की जा रही है, ये वेल या कुआं कहलाता है। यहाँ पे पिघला हुआ धातु एकत्र हो जाता है या किया जाता है। तो हम इस पूरे चैम्बर में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, जो लोहा, पिघला लोहा जिसकी हमें जरूरत होती है, वो हमें यहाँ पे मिलता है। इसके बाद आता है दहन क्षेत्र। दहन क्षेत्र हमारा वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ऑक्सीकरण किया जाता है। इसको हम ऑक्सीकरण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें दहन होता है। दहन किसका होता है? ये जो मेटल हमने यहाँ पे रखा है लेयर, इसका दहन होता है। और ये दहन कब होता है? जब हम कोक को या इसको जो हमारा चार्ज है, ये कोक चार्ज है, इसको जब हम यूज करते हैं, जलाते हैं, तब वो इतनी हीट पैदा करता है और इस मेटल को पिघला देता है और उसको गलाकर इस वेल में ले आता है। तो हमारा जहाँ पे ये मेटल बर्न हो रहा है, पिघल रहा है, उस क्षेत्र को हम दहन क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र की ऊंचाई सामान्य रूप से 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की होती है। यानी कि हमारा ये जो एरिया होता है, ये हमारा 15 से 30 सेंटीमीटर तक का होता है। कुपोला के जोन, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा जो जोन है उसमें, जिसमें दहन क्षेत्र है, उसमें हम तापमान लगभग 1540 डिग्री सेंटीग्रेड से 1870 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे मेंटेन कर पाते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो लोहा है वो इतने टेम्परेचर पे आके पिघलना शुरू कर देता है। और इस क्षेत्र में जब वो इतना टेम्परेचर रहेगा, तो हमारा आसानी से लोहा पिघलता चला जाएगा। इसीलिए इसे दहन क्षेत्र भी का भी बोलते हैं। इस क्षेत्र में एक्सोथर्मिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारी हीट या ऊष्मा निकलती है।
तो ये जो एक्सोथर्मिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये रिएक्शंस जो हैं कुछ इस प्रकार हैं। C प्लस ओ टू इक्वल्स टू CO2 प्लस हीट, यानी कि C का मतलब वो कोक है जिसे हम बर्न कर रहे हैं या जला रहे हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम कोक को जलाते हैं तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके साथ साथ हमें बहुत सारी ऊष्मा भी मिलती है। इसी के साथ साथ जब हम Si+O2 बर्न होता है तो हमें SiO2 प्लस हीट मिलता है। और जब हम Mn को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें MnO भी मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं जब हम कोक को बर्न करते हैं उसके साथ साथ हमारे कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो उसके साथ साथ जल जाते हैं और हमें बहुत सारी ऊष्मा प्रोवाइड करते हैं। तो उनमें हमारा कोक, SI और Mn है। अब आ जाता है रेड्यूसिंग जोन। दहन क्षेत्र के ऊपरी स्तर और कोक स्तर के ऊपरी स्तर के बीच ये स्थित होता है, यानी कि जहाँ पे कोक रखा होता है और जो दहन क्षेत्र है उसके ऊपरी स्तर पर ये रेड्यूसिंग जोन कहलाता है। रेड्यूसिंग जोन जैसे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका रेड्यूसिंग जोन। इस क्षेत्र में तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि रिड्यूसिंग जोन का भी टेम्परेचर लगभग लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस क्षेत्र में हमारा CO CO2 में परिवर्तित होता है और CO2 प्लस C जो को कहलाता है वो CO में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करते हैं गलन क्षेत्र की। इस जोन में पिघलने का काम किया जाता है, यानी कि हमारा जो लोहा है वो एक गलन क्षेत्र में पिघल जाता है। यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हम लोहे को अच्छी तरीके से गर्म करके पिघला सकते हैं। यह प्री हीटिंग जोन और दहन क्षेत्र के बीच में स्थित होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने इससे पहले भी बात करी थी, जो हमारा गलन क्षेत्र है वो कुछ ये एरिया आ जाता है। इसमें निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हम रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो आयरन यूज़ कर रहे हैं, जैसे जिसे हम पिग आयरन भी बोलते हैं। और उसे हमें कोकोला का मेन फंक्शन क्या है, हमें पिघला हुआ लोहा वो प्रोवाइड कराता है जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जो इसकी प्रतिक्रियाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 3Fe प्लस 2CO बराबर Fe3C प्लस CO2, यानी कि Fe का मतलब आयरन और CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो Fe3C बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर देता है। प्री हीटिंग जोन, यह जोन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोहे को पिघलाते हैं तो उसके लिए हमें एक टेम्परेचर पे कुपोला फर्नेस को लेके आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ का जो कुपोला का अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर जितना ही होता है जब तक हम कोक को नहीं जलाते। तो उसको जलाने के बाद कोक को लगभग लगभग 1090 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें वो तापमान अटेन करना पड़ता है। और उस जगह जब हम इसको टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं वो जोन हमारा प्री हीटिंग जोन बन जाता है। ये हमारा पिघलने क्षेत्र के ऊपरी अंत से शुरू होता है और चार्जिंग दरवाजे के निचले स्तर पर होता है। इसमें लगभग हमें ये 1090 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म वाला टेम्परेचर रखना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है, ये एक ऊपर कपोला का खाली भाग होता है। ऊपर कपोला का ये जो खाली भाग होता है ये हमारा स्टैक कहलाता है। और इसका काम क्या होता है, ये प्री हीटिंग जोन के ऊपर रखा जाता है। जो हमारा ये एरिया है ये प्री हीटिंग जोन है। इस प्री हीटिंग जोन में जब हम देखते हैं इसकी जो ऊपर ये जो खाली जगह है ये हमारे स्टैक कहलाती है। और ये गर्म करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम इस स्पार्क अरेस्टर को हटाएंगे, यहाँ से हम कोक को
जलाकर इस स्थान पर रख देंगे और मेटल धीरे धीरे बर्न होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे फिर ये दूसरी लेयर पे भी आग चली जाएगी और लेयर बाय लेयर मेटल पिघलता चला जाएगा। यानी कि जब हमें इग्नाइट करना होता है कोक को, तो हम इस स्टैक जोन के माध्यम से उसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं। कोकोला भट्टी का चार्ज, इससे हम ये समझते हैं कि जब हमें कोकोला को स्टार्ट करना होता है तो उसको चार्ज जो देना पड़ता है वो कोक के माध्यम से हम देते हैं। कोक को जलाने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? कोक को जलाने के लिए हम जो उसका स्पार्क अरेस्टर वाला एरिया होता है, स्टैक एरिया को, हम वहाँ से कोक को इग्नाइट करते हैं, जलाते हैं। तो हम यहाँ पे ब्लोअर शुरू होने से पहले भट्टी समान रूप से पहले से गर्म होती है और धातु प्रवाह और कोक शुल्क में पड़े हुए वैकल्पिक परतें पर्याप्त रूप से गर्म होती है। यानी कि जब हम दोबारा से किसी आयरन ओर को डालते हैं, पिग आयरन को एज अ रॉ मटेरियल डालते हैं, तो उससे पहले की जो भट्टी पे काम किया होता है वो पहले से ही थोड़ी गर्म होती है। उसकी जो अंदर की लेयर होती है वो काफ़ी गर्म होती है और कोक का भी जो कुछ रेजिडुअल कोक होती है वो भी उसमें पड़ी होती है, कुछ धातु होता है रेजिडुअल, वो वहाँ पे पड़ी होती है और वो एरिया काफ़ी पर्याप्त मात्रा में गर्म होता है। ऐसे स्थान पर हम कवर प्लेटें उपयुक्त रूप से तैनात करते हैं और ब्लोअर शुरू कर दिया जाता है। यानी कि ऐसी स्थिति में हम क्या काम करते हैं, ब्लोअर को शुरू कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में हमारी वो जितनी भी एरिया है वो एयर का जो प्रवाह है वो और ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि हर जगह ऑक्सीजन पहुंच जाए। प्रत्येक परत में कोकोला में कोक आवेश की ऊंचाई आमतौर पर 10 से 15 सेंटीमीटर से भिन्न होती है। यानी कि हम मेटल और कोक की लेयर लेयर बाय लेयर उसे रखते हैं। तो जो लेयर है कोक की वो लगभग लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक की हम लेयर बनाते हैं उस कोकोला फर्नेस के अंदर। और इसमें जो धातु की गुणवत्ता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो चार्ज है, धातु है और स्कार्प है, कोक की जो संरचना है और कोक में मौजूद जो राख की मात्रा है, इन सब पे धातु की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है। और इससे हमें ये पता लगता है कि जब हम कोकोला भट्टी को चार्ज दे रहे हैं उस टाइम पे हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि कोक के थ्रू कितनी राख की मात्रा पैदा होती है, धातु और स्टार्च कितना है उसमें पहले, और कोक की संरचना हमें किस प्रकार का कोक हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और ये भी हम जानते हैं कि हम जो लेयर रखते हैं वो पहले मेटल की रखते हैं, फिर कोक की, फिर मेटल की, फिर कोक की। इस तरीके से हम उसकी लाइनिंग करते हैं और जब हमें कोकोला भट्टी को जलाना होता है हम ब्लोअर को शुरू करते हैं और वहाँ ताकि ऑक्सीजन पहुँच जाए और फिर हम कोक को चार्ज प्रोवाइड करते हैं। कोकोला भट्टी का कार्य, इसके चार्ज में स्क्रैप, कोक और प्रवाह होता है। जब कोकोला भट्टी कार्य करने लगती है तो उसमें जो चार्ज होता है उसमें स्क्रैप, कोक और एयर का प्रवाह होना आवश्यक है क्योंकि एयर के बिना कोक चलेगी नहीं। फिर इसके बाद चार्ज को लेकर परत में रखा जाता है। चार्ज को लेयर परत में रखा जाता है, मतलब कि हम कोक को लेयर बाय लेयर रखते हैं, उसकी एक लाइनिंग करते हैं, मेटल के नीचे कोक, फिर मेटल, फिर कोक, फिर मेटल, फिर कोक, उसकी परत दर परत हम कोक को रखते हैं ताकि वो क्रमबद्ध तरीके से बर्न होती रहे। पहली परत कोक है, दूसरा प्रवाह और तीसरा है धातु। यानी कि पहला कोक होना आवश्यक है, जलेगा, वो किससे जलेगा, वो एयर के प्रवाह से जलेगा और फिर तीसरी लाइनिंग जो है हमारी वो धातु की होगी, फिर वो धातु पिघलना स्टार्ट हो जाएगा जब वो एक टेम्परेचर मेंटेन कर लेगा। वायु के माध्यम से प्रवेश करते हैं नीचे की त्योरिया से। जैसे कि हमने देखा जो हमारे टायर्स हैं जो हमने पहले पढ़ा है, उन होल के माध्यम से एयर को हम अंदर ब्लो कराते हैं ताकि हमें पर्याप्त ऑक्सीजन मिल जाए, वो वायु मिल जाए जिससे हम को बर्न हो सके। इससे ऊर्जा बढ़ती है और भट्टी की दक्षता भी, क्योंकि जिस जितना को बर्न अच्छी तरीके से होगा उतनी ही भट्टी की दक्षता भी बढ़ेगी, वो उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर अंदर मेंटेन कर पाएगी।
और इसी के लिए कोक का सेवन किया जाता है। कोक अंदर यूज किया जाता है एज अ चार्ज। फिर गर्म निकास गैसें ऊपर उठती हैं चार्ज के माध्यम से। यह प्री हीटिंग का काम करती हैं। जब गैसें ऊपर उठती हैं वो ऑलरेडी गर्म होती हैं और फिर वो प्री हीटिंग जोन में और ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है ताकि मेटल अच्छे से बर्न हो सके। ऐसे में चार्ज भी जल जाता है और वो चार्ज उसको पिघलाने का काम करता है। जैसे ही मटेरियल का सेवन किया जाता है भट्टी में अतिरिक्त चार्ज को जोड़ा जा सकता है। यानी कि जैसे जैसे हमारा कोक खत्म होता जा रहा है, बर्न होता जा रहा है, वैसे वैसे हम उसमें दोबारा से कोक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं ताकि हम मटेरियल को जो हमारा पिघल गया है उसका हम बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकें। लोहे का एक निरंतर प्रवाह निकलता है भट्टी के नीचे से। यानी कि जो हमारी लेग्स होती है उससे उसके ऊपर सैंड बेड होता है और उसके ऊपर जो वेल बना होता है उस वेल में हमारा कलेक्ट होता है मटेरियल, जो जिसे हम कहते हैं पिघला लोहा। और उससे हम भट्टी के नीचे वाले पोर्शन से वहाँ से पिघला लोहा को निरंतर हम निकाल सकते हैं। स्लैग को स्लैग होल से हटा दिया जाता है। जो हमारा वेल होता है उसका जो ऊपरी पोर्शन होता है उसमें स्लैग कलेक्ट हो जाता है और हम वहाँ पे एक होल होता है, उस होल के ज़रिए जिसे हम स्लैग होल बोलते हैं, उस होल के ज़रिए हम स्लैग को रिमूव कर देते हैं। टैप होल द्वारा प्राप्त पिघला हुआ धातु हमें प्राप्त हो जाता है। तो वेल है, वेल का ऊपर वाला पोर्शन हमारा कहलाता है स्लैग होल और नीचे वाला पोर्शन हमारा टैप होल कहलाता है। स्लैग होल से हमें स्लैग मिल जाता है और उसे हम हटा देते हैं और टैप होल से हमें धातु मिल जाता है। अब कुपोला भट्टी का संचालन किस प्रकार किया जाता है? उसमें सबसे पहले हमें कपोला की तैयारी की जाती है, उसमें लाइनिंग बनानी पड़ती है, मेटल को इस हिसाब से हम लाइनिंग बनाते हैं। कपोला को फायर करना पड़ता है, उसके बाद लोहे का सोकिंग होता है, फिर एयर ब्लास्ट का खुलना होता है, फिर पिघला हुआ धातु जाता है उसमें, जो हमें वेल्व में जो पिघला धातु मिलता है हम उसकी बात कर रहे हैं। और फिर बाद में हम कपोला को बंद कर देते हैं जब हमें पिघला लोहा हम वहाँ से निकालते हैं। कुपोला भट्टी का प्रिपरेशन। कुपोला की लाइनिंग फिर से करने के लिए लावा और धातु पिछला रन से कुपोला लाइनिंग का पालन करते हैं और जो निकाल दिया गया है फिर उसे दोबारा नया बनाया जाता है। अर्थात हमारी जो पुरानी लाइनिंग होती है उसी लाइनिंग पे जब हम उसे यूज़ कर लेते हैं उसे दोबारा उसी लाइनिंग पे हम मेटल की लाइनिंग रखते हैं, फिर कोक की लाइनिंग रखते हैं। नीचे की प्लेट बंद होने की स्थिति में आ जाती है। हमारी जो नीचे की प्लेट होती है, जहाँ से हमारा सैंड बेड है उसके नीचे की प्लेटें होती हैं, उन्हें हम बंद कर देते हैं यूज़ करने से पहले। उसके बाद फिर हम सैंड बेड बनाते हैं और फिर हम उसको आगे यूज़ करते हैं। रोप द्वारा समर्थित भी होती है ये। रेत के बिस्तर को फिर से ढाला जाता है, हम सैंड बेड फिर से बनाते हैं और ऐसे ही नल के छेद की ओर इसका ढलान रखते हैं। जो हमारा टैप होल है उसकी तरफ हम सैंड बेड की ढलान रखते हैं। कुपोला भट्टी की फायरिंग। कुपोला तल पर लकड़ी को काटकर फायरिंग किया जाता है। यह 2.5 से 3 घंटे तक किया जाना चाहिए। पिघले धातु की आवश्यकता होने से पहले जलती हुई लकड़ी के शीर्ष पर कोक का एक बिस्तर बनाया जाता है। कोक बिस्तर की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर भिन्न हो सकती है कपोला के आकार के अनुसार। यानी कि जो हमारी लाइनिंग होती है उसकी जो ऊंचाई होती है जहाँ पे हम कोक रखते हैं उसकी 50 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक होती है। और इसका जो वर्किंग है ये 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में हमें पिघला लोहा प्रोवाइड कर देती है। लोहे का सोटिंग। जब भट्टी को पूरी तरह से चार्ज किया जाता है तो लगभग 45 मिनट तक इसे बनाए रखा जाता है। चार्ज फिर धीरे धीरे गर्म होता है और फिर इस चरण के दौरान एयर ब्लास्ट बंद हो जाता है और लोहे का कोटिंग हो जाता है। अर्थात जब हम भट्टी को
जला देते हैं, अच्छा टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं जिसमें लोहा पिघलने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम लगभग 45 मिनट तक उसे मेंटेन करके रखते हैं और उस टाइम पीरियड पर लोहा बहुत तेज़ी से पिघलना चालू हो जाता है और फिर इससे जो चार्ज है हमारा, वो धीरे-धीरे जो लेयर हमने उसकी बना रखी है, वो धीरे-धीरे गर्म होनी शुरू हो जाती है और वो उसको टेम्परेचर को और बढ़ा देती है। फिर हम ऐसे टाइम पे एयर ब्लास्ट जो हम टायर्स के थ्रू कर रहे हैं, जो होल हैं टायर्स जहाँ से हम एयर को ब्लास्ट करते हैं, उसको हम बंद कर देते हैं और उस टाइम पर हमारा लोहे की कोटिंग होने लगती है। ब्लास्ट हवा का प्रारंभन। सोकिंग की अवधि के अंत में एयर ब्लास्ट खुल जाते हैं। पिघलने पर टैपिंग छेद को एक प्लग द्वारा बंद कर दिया जाता है और पिघला हुआ धातु तल पर एकत्र किया जाता है। जब हम सोकिंग होने लगती है, सोकिंग अवधि जैसे ही खत्म होने वाली होती है, तब हम वापस जो टायर्स होल हैं हमारे, जिन्हें जहाँ से हम एयर को ब्लास्ट करते हैं, उन्हें हम वापस खोल देते हैं ताकि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से चालू हो जाए। फिर हम लास्ट में जो टैप होल है, जिसे हम टैपिंग छेद बोल रहे हैं, उसको हम उसके प्लग को हम बंद कर देते हैं और फिर वहाँ पे जो वेल होता है, वेल के अंदर हम पिघला धातु को एकत्र करना आरंभ कर देते हैं। पिघला हुआ धातु डालना। जब धातु की पर्याप्त मात्रा को चूल्हा में इकट्ठा किया जाता है, तो स्लैग होल को खोला जाता है और स्लैग को हटा दिया जाता है। जब हमने टैप होल बंद कर दिया और उसमें वेल में लोहा पिघला लोहा एकत्र होना चालू हो जाता है, तो जब वो वेल पूरी तरीके से भरने लगता है, तो ऊपर वाला जो स्लैग होल है, हम उसको खोल देते हैं और वहाँ से स्लैग को निकाल देते हैं और उसके बाद हम उसको बंद करके टैप होल को खोल के पिघला लोहा अपना निकाल लेते हैं। कुपोला भट्टी को बंद करना। जब हम पिघला लोहा को निकाल लेते हैं, तब उसके बाद हमें कुपोला भट्टी को बंद करना होता है। जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है, तो एयर ब्लास्ट बंद कर दिया जाता है। भट्टी के तल को प्रोब को हटाकर खोला जाता है। जो हमारा सैंड बेड के नीचे प्रोब है, उसको हम खोल देते हैं और वहाँ से सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। कुपोला के फायदे। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो पूरा कुपोला भट्टी के प्रोसेस थे, वो उससे हमारा मेन मकसद यही था, हमें फाइनली पिघला हुआ लोहा चाहिए था और उसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो स्लैग के रूप में पहले ही हम निकाल लेते हैं और हमें अंत में पिघला लोहा मिल जाता है और उसके बाद हम कुपोला भट्टी को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। इससे हमें फ़ायदे कुपोला पढ़ने से हमें फ़ायदे क्या-क्या हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। ये संचालित करने के लिए सरल और किफ़ायती होता है। कुपोला धातु के आवेश को परिकृष्ट कर सकता है, अशुद्धियों को स्लैग से बाहर निकाल सकता है, उच्च पिघल दर भी होती है इसके अंदर, काम में आसानी भी होती है, पर्याप्त तापमान नियंत्रण किया जा सकता है और इसकी जो दक्षता होती है, वो 30 से 50% तक होती है। अर्थात जब हम पिग आयरन एज अ रॉ मटेरियल कुपोला फर्नेस में यूज़ करते हैं, तब हम कुपोला फर्नेस को ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं और आराम से हम उसको यूज़ करने के बाद पिघला लोहा वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसकी पिघल दर और ब्लास्ट फर्नेस के मुकाबले अच्छी होती है और इसको काम में इसको ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। फिर इसमें तापमान भी हम इजीली मेंटेन कर पाते हैं, जिसमें हमारा लोहा पिघल जाए और इसकी जो दक्षता होती है, वो लगभग 30 से 50% तक हो जाती है। कुपोला के नुकसान। क्योंकि पिघला हुआ लोहा और कोक एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, इसीलिए कुछ तत्व जैसे एसआई और एमएन हो जाते हैं और अन्य जैसे सल्फर को उठाया जाता है। यह पिघले हुए धातु के अंतिम विश्लेषण को बदल देते हैं। अर्थात जब हम पिघला लोहा प्राप्त करते हैं कुपोला से, तो क्योंकि लोहा और थोक के बीच में जो दूरी होती है, वो बहुत सीमित होती है, तो ऐसे में हम जब कोक के जो कुछ मटेरियल्स हैं, वो इसमें जैसे कि सल्फर, वो इसमें आयरन पिघले लोहे में मिल जाते हैं, जो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हैं
और जो हमारे बेसिक एसआई और एमएन है वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रोसेस में हो जाते हैं। बल तापमान पर नियंत्रण बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता है। जो टेम्परेचर हमने प्री हीटिंग जोन में, रिड्यूसिंग जोन में मेंटेन करके रखा, इसमें वो मेंटेन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कुपोला फर्नेस में। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। प्रशिक्षण का सारांश अर्थात समरी। कुपोला भट्टी उस सिद्धांत पर काम करती है जहां हम जलते कोख से गर्मी पैदा करते हैं, और जब भट्टी का तापमान धातु के पिघलने बिंदु से ऊपर होता है तो धातु पिघल जाता है। कुपोला में लगाए गए चार्ट में पिग आयरन, स्क्रैप, कास्टिंग, रिजेक्शन और कोक और फ्लक्स शामिल होते हैं। अर्थात कुपोला भट्टी वो ऐसे सिद्धांत पे काम करती है जिसमें हमें फाइनली कोक को जलाने के बाद हमें एक तापमान पर उसे सेट करते हैं, ताकि जो रॉ मटेरियल है जिसे हम लोहा बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं, वो हमें मेल्ट करके मेल्टेड फॉर्म में, पिघले लोहे के फॉर्म में मिल जाता है। प्रयुक्त संदर्भ रेफरेंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक था कुपोला फर्नेस, इसका रेफरेंस मैंने बलबीर सिंह जो फिटर बुक चोरी है वहाँ से लिया है। आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, बलबीर सिंह की बुक को रेफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बहुत बढ़िया मुझे क्वेश्चंस और नोट्स मिले वो मुझे निमी लर्निंग ऑनलाइन डॉट इन पर भी प्राप्त हो गए हैं। तो आप भी यहाँ से निमी लर्निंग ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर या फिर भारत स्किल्स डॉट जी ओ वी डॉट इन वेबसाइट पर जाकर अपने नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और रेफरेंस लेकर उसका कुपोला फर्नेस का आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। आज मैंने कुपोला फर्नेस पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।